हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं सेक्शन 325 सीआरपीसी 364 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। तो जब कभी अभियोजन और अभियुक्त को सुनने के पश्चात के साक्ष्य सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट की ऐसी राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे जो है उस दंड से भिन्न प्रकार का दंड या कोई अधिक कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिसे देने के लिए ऐसा मजिस्ट्रेट सशक्त है, या फिर कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है जिसकी ये राय है कि अभियुक्त से सेक्शन 125 के अधीन कोई बॉन्ड या बेलमोंड लिया जाना चाहिए, तो वह अपनी राय को अभिलिखित करते हुए किसके पास भेजेगा? उन कार्यवाहियों को, और अभियुक्त को सीजेएम के पास भेजेगा, उस सीजेएम के पास भेजेगा जिसके की वह अधीनस्थ है। ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट सीजेएम के पास भेजेगा। क्लोज 2 है इसका कि जब एक से अधिक अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण एक साथ किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्तों में से किसी के बारे में उपधारा 1 के अधीन कार्यवाही करना आवश्यक समझता है, संयुक्त विचारण चल रहा है और मजिस्ट्रेट किन्हीं एक के बारे में कार्यवाही करना आवश्यक समझता है, तो वह क्या करेगा? तब उन सभी अभियुक्तों को जो उसकी राय में दोषी हैं सीजेएम के पास भेज देगा। ठीक है, क्लोज 3 इसका है कि यदि सीजेएम जिसके पास कार्यवाही भेजी जाती है वह ठीक समझता है तो पक्षकारों की परीक्षा कर सकता है और किसी साक्षी को जो पहले से ही मामले में साक्ष्य दे चुका है उसे पुनः बुला सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। जिन अभियुक्तों को भेजा गया है सीजेएम के पास वो उनकी परीक्षा कर सकता है और उस मामले में किसी अन्य साक्षी की भी परीक्षा कर सकता है। अगर उसकी पहली परीक्षा की जा चुकी है तो पुनः बुला सकता है, कोई अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकता है और ले सकता है, और मामले में ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे तो विधि के अनुसार है। तो इसमें सीजेएम की पावर है। कोई मजिस्ट्रेट अगर पर्याप्त दंड नहीं दे सकता तो वो सीजेएम के पास भेजेगा और सीजेएम क्या करेगा? उस मामले में निर्णय, दंडादेश या कोई आदेश जो वह ठीक भी समझे वो दे सकता है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 365 सीआरपीसी 326 भागता एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा और भागता दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। तो जब किसी जांच या विचारण में साक्ष्य को पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात या तो साक्ष्य को पूरा सुन लिया गया है या उसका कोई पार्ट सुन लिया गया है, उसे अभिलिखित कर लिया गया है के पश्चात न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है, और कोई अन्य न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसे ऐसी अधिकारिता है उसका प्रयोग करता है तो वो उसका उत्तरवर्ती हो जाएगा। किसी मामले को किसी मजिस्ट्रेट ने सुन लिया, कोई एविडेंस ले लिया, चाहे तो पूरा ले लिया या उसका कुछ पार्ट ले लिया, फिर उसे पता चलता है कि उसका उस पर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो किसी अन्य न्यायाधीश को भेजेगा। तो ऐसा न्यायाधीश कौन होगा? ऐसा न्यायाधीश उसका उत्तरवर्ती न्यायाधीश हो जाएगा। और ऐसे उत्तरवर्ती न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो अपने पूर्ववर्ती न्यायाधीश के द्वारा लिखे गए या अभिलिखित भागतः साक्ष्य पर कार्य कर सकता है। तो ऐसा जो उत्तरवर्ती मजिस्ट्रेट होगा वो पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा चाहे पूर्णतः लिखा गया है चाहे भागतः लिखा गया है कोई साक्ष्य, उस पर कार्यवाही आगे की प्रारंभ करेगा। परंतु यदि उत्तरवर्ती न्यायाधीश जो बाद में जो न्यायाधीश आया है या मजिस्ट्रेट की राय है कि साक्षियों में से जिसका साक्ष्य पहले लिया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय हित में आवश्यक है, उत्तरवर्ती न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि जिस साक्षी का पहले साक्ष्य लिया गया है उसका अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना न्याय हित में आवश्यक है, तो किसी भी साक्षी को पुनः समन कर सकता है, उसकी अतिरिक्त परीक्षा कर सकता है, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा जैसी भी आवश्यक हो कर सकता है। ठीक है, और इसके पश्चात वह साक्षी को डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित कर देगा। क्लोज 2 इसका कह रहा है कि जब कोई मामला एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश या एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट के अधीन इस संहिता के अधीन अंतरित किया जाता है तो उपधारा 1 में पूर्वकथित मजिस्ट्रेट के बारे में वह समझा जाएगा कि वह उसमें अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है और पश्चात कथित मजिस्ट्रेट उसका उत्तरवर्ती हो गया है। ये हम क्लोज 1 में देख के आए हैं। आगे इसका क्लोज 3 कह रहा है कि इस धारा की कोई भी बात संक्षिप्त विचारण को लागू नहीं होगी, समरी ट्रायल को लागू नहीं होगी और उनको भी लागू नहीं होगी जिसमें कि कार्यवाहियाँ धारा 361 के अधीन रोक दी गई हैं। ऐसे मामलों में भी लागू नहीं होगी जिसमें 361 के अधीन कार्यवाही रोक दी गई है या 364 में किसी वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है। तो 361 क्या है? जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट स्वयं नहीं कर सकता, और 364 जहाँ की मजिस्ट्रेट स्वयं पर्याप्त कठोर दंड नहीं दे सकता, तो उन मामलों में और समरी ट्रायल में इस धारा की कोई भी बात लागू नहीं होती है।
आगे हम देखते हैं सेक्शन 366 CRPC 327 न्यायालय का खुला होना, कोर्ट टू बी ओपन। तो वह स्थान जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है। ठीक है, तो ऐसा न्यायालय क्या समझा जाएगा? खुला न्यायालय समझा जाएगा। कोई न्यायालय खुला न्यायालय कब समझा जाएगा? जब उसमें साधारणतः जनता प्रवेश कर सकेगी और वहाँ तक समा सकेगी जहाँ तक कि वह सुविधापूर्वक समा सके। इस पर क्वेश्चन बनते हैं। खुला न्यायालय क्या होगा? तो वह न्यायालय जिसमें जनता साधारणतः प्रवेश कर सकेगी और जहाँ तक हो सके सुविधापूर्वक समा सके। परंतु पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण की किसी भी प्रक्रम पर आदेश दे सकता है कि जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या उस भवन में जो न्यायालय के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है न तो प्रवेश करेगा, न होगा और न रहेगा। अगर पीठासीन अधिकारी या न्यायाधीश किसी विशिष्ट मामले की किसी जांच या विचारण की प्रोसेस पर ऐसा समझता है तो यह आदेश दे सकता है कि या तो जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस भवन में जहाँ न्यायालय के द्वारा उपयोग किया जा रहा है न तो प्रवेश करेगा, न उसमें रहेगा, न उसमें होगा। उपधारा 1 के अधीन किसी बात की होते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 65, 67, 68, 70, 71 और साथ में ही लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8, 10 के अधीन अपराध का जांच या विचारण जो है वो बंद कमरे में किया जाएगा, कैमरा इन ट्रायल होगा। ठीक है, तो कंडक्टेड इन कैमरा ट्रायल। तो BNSS की सेक्शन जो रेप ऑफेंसेस से कम रिलेटेड है और पॉक्सो एक्ट के सेक्शंस, इसमें गुरुतर लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब में जांच या विचारण जो है उसमें हमेशा ट्रायल कौन सी होगी? कैमरा ट्रायल होगी। परंतु पीठासीन न्यायाधीश यदि ठीक समझता है तो दोनों में से किसी भी पक्षकार के द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को ऐसे कमरे में या भवन में न्यायालय के द्वारा जो उपयोग में लाया जा रहा है प्रवेश करने, होने या रहने की अनुज्ञा दे सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो किसी विशिष्ट व्यक्ति को, किसी मामले के पक्षकार को कैमरा इन ट्रायल के अंदर में आने की अनुमति दे सकता है। परंतु यह कि जब कैमरा इन ट्रायल चल रहा है तो इसका जो विचारण है रेप ऑफेंसेस और चिल्ड्रंस के मामले में तो महिला न्यायाधीश या महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, आगे है क्लोज 3। क्लोज 3 कहता है कि क्लोज 2 के अधीन किसी कार्यवाही की जाती है जहाँ वहाँ किसी व्यक्ति के लिए भी किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी बात को न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा। वहाँ किसी भी कार्यवाही के संबंध में अगर कोई बात न्यायालय को मुद्रित या प्रकाशित करनी है, न्यायालय की किसी बात को मुद्रित या प्रकाशित करना है तो उसमें न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा लेनी आवश्यक होगी। न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी बात को मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जाएगा या अनलॉफुल होगा, लॉफुल नहीं होगा। परंतु रेप के संबंध में विचारण की कार्यवाही के मुद्रण या प्रकाशन पर पाबंदी है। पक्षकार के नाम और पते की गोपनीयता को बनाए रखने की अद्यतन हटाई जा सकेगी। तो रेप ऑफेंसेस में ये सारी पाबंदियां जो हैं, पक्षकारों के नाम और उसको अगर कोर्ट चाहे तो उसमें हटा सकता है। तो ये थी अपनी सेक्शन 327।